हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का फुल रिवीजन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें हम इसका फुल रिवीजन करेंगे। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। और जो तरंगें चलती हैं एक साथ, उनके बीच जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे पॉइंट जिन पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर मिनिमम हो तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टोटल हो गया। यहाँ पे ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्या होगी? इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव एंड मिनिमम इंटेंसिटी होगी तो क्या होगी? इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है? यहाँ पे कंसीडर करेंगे सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी वेव फ्रिक्वेंसी डब्ल्यू की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती हैं तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो हमने यहाँ पे क्या मान ली है? ये है। तो यहाँ पे जो क्या है, डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। बाई वन इजिकल क्या होगा? ए वन साइन ओमेगा टी, बाई टू इजिकल ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें डेल्टा ऐड हो रहा है इसके एंगल में। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों इक्वेशन का वो क्या होगा? बाई इजिकल बाई वन प्लस बाई टू। इसको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा ये फॉर्मूला बन सकता है साइन ए प्लस बी का। तो ये हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ए टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे खुल रहा है। साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। इसके बाद क्या होगा कि इसको और इसको, इसमें से हमें देखो साइन ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है तो इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे एंड इसमें क्या लिखेंगे? हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज इससे हमें कंडीशन कंसीडर करना होगा आगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया है और ए टू साइन डेल्टा को एक ब्रैकेट में लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? ए वन ए टू कॉस डेल्टा को ए कॉस फाई मान लेंगे एंड ए टू साइन डेल्टा को ए साइन फाई मान लेंगे और इनको हम कंसीडर कर लेंगे क्या? इक्वेशन 1 एंड 2। और इन्हीं की वैल्यू जो है वो हम इसमें रखेंगे। जब हम इसमें रखेंगे ए कॉज फाई यहाँ पे आ गया, साइन ओमेगा टी पहले से था, और ए साइन फाई ए टू साइन डेल्टा की जगह पे आ गया, कॉज ओमेगा टी पहले से था। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका ये क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये जो इक्वेशन है वो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट को दर्शाती है। इसके बाद क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 कंसीडर की थी ये वाली, इनको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा? स्क्वायरिंग एंड ऐड करने के बाद इधर साइड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये एक यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको जब हम स्क्वायर खोलेंगे टोटल सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा, ये बन जाएगा। चूंकि हम जानते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होती है वो आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल आई। देखिए यहाँ पे आई रख दी तो ये हमारी इंटेंसिटी निकल आई। अगर आपको अच्छे से ही समझना है तो आप इसका फुल लेक्चर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस डेल्टा इज इक्वल 1 मानेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा इज इक्वल ये 2n पाई आ जाएगा। एंड जब इसका पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा? लैम्डा बाई 2n। इसी तरह से हम निकालेंगे कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके लिए हम कॉस डेल्टा इज इक्वल -1 मानेंगे तो डेल्टा इज इक्वल क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 ब्रैकेट पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। यहाँ से जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या पाथ डिफरेंस? लैम्डा ऑन 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस। तो ये डेल्टा इज इक्वल यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसी तरह से क्या हो, अब हम निकालेंगे नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या होगा कि जो कॉज डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे बन रखेंगे, तो यहाँ पे कॉज डेल्टा की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखने से बन आ जाएगा और 2a1a2 बचेगा, जिससे ये फॉर्मूला निकलेगा a1+a2 का होल स्क्वायर। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और क्या बनेगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल आई। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज इज इक्वल इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन 2। जब हम इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो a1² + a2² निकलेगा। एंड अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट या टू स्लिट्स अरेंजमेंट। इसको हम यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं, डिटेल में आप लेक्चर में देख लें। तो क्या होता है, इसमें ये 2 S1 और S2 स्लिट्स लेते हैं एंड C इसका मिड पॉइंट है एंड इन दो स्लिट्स के बीच डिफरेंस कितना होता है, D होता है। अगर हम S1 से C तक का डिस्टेंस देखें तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा D आ जाएगा एंड यहाँ से C से S2 तक का भी D आएगा। एंड ये एक स्क्रीन होती है जिससे स्लिट्स और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल D का होता है। यहाँ से जब दो लाइट्स आती हैं, वेव मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो यहाँ पे रेज आती हैं वो स्क्रीन पर पॉइंट P पर मिलती हैं एंड उनका ये पाथ होता है। तो इसको S1 से मिलाते हैं जब हम इस पे तो ये M पे मिलती है एंड CO इसके मिड पॉइंट है, और जब S2 को हम इससे मिलाते हैं तो ये N पर मिलती है। और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि P से O तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बाई है। अगर हम M से P तक की डिस्टेंस निकालें तो कितनी आ जाएगी, हमें D यहाँ से घटाने तो होगा तो कितनी आ जाएगी, बाई माइनस D। और अगर हम P से N तक की डिस्टेंस देखें तो हमें D जोड़ना होगा यहाँ पे, तो बाई प्लस D डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसी सबके निकालते हुए इसका हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से S1P S2P का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे एंड उसमें वैल्यू सॉल्व पुट करेंगे, जिससे बस पार्ट डिफरेंस ही निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी में आपको वही सब मिलेगा एंड ये निकालेंगे हम सबसे पहले S1PM में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, S1PM, ये वाला S1PM इसको निकालेंगे एंड इसको हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। जब हम इसमें वैल्यू हमने बता दी है आपको कैसे पुट करनी है, आप इसको कर लें। जब वैल्यू रख देंगे उसके बाद हम इसमें बायनॉर्मल थ्योरम यूज़ करेंगे एंड हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे। इसी तरह से हम निकालेंगे S2PN। S2PN में भी यही प्रोसेस करना है आपको एंड आप अगर डिटेल में देखेंगे तो आप इसको वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। इसमें भी बायनॉर्मल थ्योरम यूज़ करेंगे लिविंग हायर ऑर्डर टर्म। नाउ जब हमारे पास S2P और S1P की वैल्यू आ जाएंगी तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू रेज क्या होगा, S2P - S1P। तो इनकी जब हम वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2/D अपॉन कैपिटल D। ये हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस। अब हम क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, या फिर इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया था हमारा, 2n × λ/2 आया था। कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना आया था हमारा, 2n लैम्डा। इसको जब हम रखेंगे पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आया यहाँ पे, 2/D अपॉन कैपिटल D। इन दो को सॉल्व करेंगे तो बाई एन इक्वल कितना मिल जाएगा यहाँ पे, n λD अपॉन 2D। n इसलिए माना है क्योंकि n की में वैल्यू हम कितनी भी फ्रिंज तक निकाल सकते हैं। अगर 0 फ्रिंज निकालेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, डॉट डॉट कितनी भी फ्रिंज निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया था, 2n + λ/2, और इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया, 2/D। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाई एन इक्वल कितना आएगा, n + 1/2 ब्रैकेट D लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D एंड n इज इक्वल 0 to इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ आप डिटेल में अपने आप पढ़ लें एंड या फिर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, मैं इसका आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बाई n + 1 और माइनस बाई n। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो बाई इक्वल कितना आएगा, λD अपॉन 2D। ये सॉल्व करने के बाद आएगा।
एंड फॉर डार्क फ्रिंज के लिए कितना आएगा, डार्क फ्रिंज के लिए भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से इसमें लिखा है कि यहाँ से ये निकलता है कि जो इसकी फ्रिंज विड्थ होती है डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए सेम होती है। मींस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है सॉर्ट टाइप में कि फ्रिंज विड्थ कितनी होती है डार्क और ब्राइट की। तो आपको लिखना है कि इन दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है, जो कि W = λd/2d होती है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज बाई इंट्रोड्यूस ऑफ ए थिन प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जा सकता है, लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। एक्सप्लेन लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। इसमें क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दे रही हूँ, डिटेल में आप लेक्चर में देख लें। क्या होता है कि इसमें भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से सोर्स से लाइट आती है और यहाँ पे दो स्लिट्स लेते हैं X1 एंड S2। ये बहुत ही पतली स्लिट्स होती हैं। यहाँ से जो रेज आती हैं वो पॉइंट P पर मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि जो S1 से जो रेज आती है उसके पाथ में एक यहाँ पे ग्लास प्लेट रखी जाती है जिसकी क्या मोटाई कितनी होती है, थिकनेस T होती है। एंड स्क्रीन ये P क्या होती है, P से S तक की डिस्टेंस कितनी होती है, D होती है। तो यहाँ पे यदि फिल्म एयर से प्रकाश की चाल तथा प्लेट में प्रकाश की चाल B1 हो तो S1 से चलने वाली किरण को P तक पहुंचने में लगा समय, यहाँ पे जो प्लेट रख देते हैं उसकी ग्लास प्लेट, उसकी वजह से इसमें जो समय लगेगा P पर पहुंचने में वो कितना लगेगा, S1 - T/V0 प्लस T/B1 समय लगेगा। चूंकि यहाँ पे आपको पता है μ0 = क्या होता है, V0/V1। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा टाइम, S1P प्लस μ0 - 1 T/V0। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इफेक्टिव पार्ट ट्रांसफर्ड बाय द लाइट रे फ्रॉम S1 to P। कितना आएगा, S1P प्लस μ0 - T। यहाँ पे S1P के हम पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू रेज जब निकालेंगे तो क्या आएगा कि S1P = टोटल कितना आएगा, S1P प्लस μ0 - 1 T। उसमें क्या था, जो हमने लास्ट देखा था उसमें क्या था, यंग्स वाले में S2P माइनस S1P, बट यहाँ पे प्लेट रख दी गई है इसलिए इसको कितना आएगा पार्ट डिफरेंस, ये आएगा। एंड जब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो S2P माइनस S1P बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी पार्ट डिफरेंस, 2/D/D। इसमें जब हम रखेंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस निकल आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर nth ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P। ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाई n = कितना आएगा, n लैम्डा प्लस μ0 - 1 T ब्रैकेट D/2D। एंड इन द प्रेजेंस अगर मान लें कि यहाँ पे कोई प्लेट नहीं रखी है तो T = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड बाई n 0 = कितना आएगा, n लैम्डा D/2D। नाउ निकालेंगे शिफ्ट इन nth फ्रिंज। यहाँ पे nth फ्रिंज कितनी आएगी हमारे, बाई n माइनस बाई n 0। इसमें से इसको हमें घटाना है तो कितना आएगा, ब्रैकेट μ0 - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस D/2D, T D/2D आ जाएगा। ये T है, यहाँ पे आप प्लस नहीं समझे। तो इसी तरह आप इसकी डार्क फ्रिंज के लिए भी निकाल सकते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, ये वाला पार्ट डिफरेंस कितना आया था, 2n + 1 ब्रेक/2 पाई ऐसा कुछ आया था। तो आप इसको यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं डार्क फ्रिंज के लिए। तो ये हमारा लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंज हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए जो नियम है वो क्या है, इसकी शर्तें क्या है। तो इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली दोनों वेव कोहेरेंट होनी चाहिए, अर्थात उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यदि इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली किरणें पोलराइज है तो उनका पोलराइजेशन जो हो किरणों का समान अवस्था में होना चाहिए, जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो समान पोजीशन में होना चाहिए। सोर्स के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, जो सोर्स हमारे रखे हैं उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जो एंड दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। और सोर्स से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो अधिक होनी चाहिए। जो हमने सोर्स माने थे S1 S2 वो क्या, उनकी और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो अधिक होनी चाहिए। इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली तरंगे के एम्पलीट्यूड बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। तो इसकी क्या है, ये है शर्तें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइकल्सन इंटरफेरोमीटर। माइकल्सन इंटरफेरोमीटर क्या है, यह एक डिवाइस है जिसके द्वारा विभिन्न शेप की इंटरफेरेंस प्राप्त की जाती है। तो ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है कि माइकल्सन इंटरफेरोमीटर क्या है। तो आप लिख सकते हैं इट इज ए डिवाइस जिसकी हेल्प से आप क्या विभिन्न डिफरेंट टाइप की इंटरफेरेंस प्रिज्म प्राप्त हो सकती हैं, की जा सकती हैं। एंड मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो कंस्ट्रक्शन सब
डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दे रही हूँ, डिटेल में आप लेक्चर में देख लें। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहाँ से ये लाइट जाती है एंड ये एक लेंस रखा हुआ है एल, ये जो लाइट को समांतर कर देती है, और ये दो प्लेट्स हैं यहाँ पे P1 एंड P2 एंड 2 मिरर M1 एंड ये वाला मिरर है आपका M2, आपको दिख रहा होगा ये वाला मिरर M2 है। यहाँ से जो लाइट है, एक लाइट तो ऊपर की तरफ चली जाती है M1 की तरफ, और एक लाइट P2 से पास होती हुई कहाँ जाती है M2 पर, एंड ये दोनों लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट O पर मिलती हैं। और जो इसकी प्लेट होती है, इसकी जो साइड होती है, ये वाली साइड, ये क्या होती है, पार्शियली सिल्वर्ड होती हैं। एंड इसके नीचे क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, इससे ये जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नीचे आती है एंड इस पे जो फ्रिंजेस हमें मिलती है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो मिलती है वो यहाँ पे हमें नोट की जाती हैं। तो बस इसकी यही कंस्ट्रक्शन है एंड इसकी वर्किंग भी यही है कि ये किस तरह से काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसके बाद आएगी इसकी वर्किंग। तो आप इसको कर लें, अगर आपको डिटेल में देखना है तो लेक्चर में देख लें। एंड इसके बाद क्या है कि फंक्शन ऑफ प्लेट P2, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सॉल्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। इससे पूछ सकता है कि माइकल्स इंटरफेरोमीटर में प्लेट P2 का क्या वर्क था। तो प्लेट P2 की अनुपस्थिति में पॉइंट O पर पार्शियल रिफ्लेक्शन तथा पार्शियल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के बाद किरण I ग्लास प्लेट P1 से होकर 2 बार गुजरती है, जबकि किरण 2 ऐसा नहीं करते था। दोनों किरणों के जो ऑप्टिकल पाथ हैं बराबर नहीं होंगे। सो उनके पाथ को बराबर करने के लिए यहाँ पे प्लेट P2 का यूज किया जाता है P1 मोटाई की, और क्या होता है P2 को प्लेट P1 के क्या पैरेलल रखा दिया जाता है, और जो प्लेट P2 को और जो प्लेट P2 रखते हैं, लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंप्रेसेटिंग प्लेट कहते हैं। तो ये है हमारा माइकल्स इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्यूमैन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर। ये क्या है, ट्यूमैन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर का यूज प्रिज्म लेंस तथा ग्लास प्लेट की ऑप्टिकल होमोजेनिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ग्रीटिंग रोलिंग की टेस्ट भी की जाती है। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। इसमें भी सेम एस मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये L1 एक लेंस है, यहाँ पे प्लेट एक यूज की जाती है P एंड 2 मिरर M1 एंड M2, ये मिरर M2 है आपका, एंड एक एस यहाँ पे आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और ये क्या है, एक लेंस L2। इसमें क्या होता है, जो लेंस लेते हैं वो 2 यूज करते हैं। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन अपने आप कर लें या लेक्चर में देख के कर लें। इसके बाद पढ़ेंगे फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। ये एक हाई रिजॉल्व पावर का यंत्र होता है जिसमें 2 पैरेलल हाई रिफ्लेक्टिव ग्लास प्लेट के बीच बनी ईयर फिल्म से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त ट्रांसमिटेड लाइट इंटरफेरेंस के कारण कांस्टेंट इंक्लाइनेशन की फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग में आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन है एंड ये रही इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में क्या होता है, यहाँ पे ये एक एस मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे जाती है और ये लेंस से होकर जाती हुई है। तो प्लेट P1 एंड P2 है, यहाँ पे इनमें जो लाइट होती है इससे रिफ्लेक्ट होकर लेंस L2 में जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे P पर सब लाइट फोकस हो जाती है। लेंस जो होता है इस P पॉइंट पर लाइट को फोकस कर देता है। तो बस आपको इसी की कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि माना प्रत्येक सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्टेड तथा ट्रांसमिटेड रेज के लिए इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी ऑफ फ्रैक्शन क्रमशः R तथा T मान लेते हैं। यहाँ पे यदि इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड A हो तो दोनों प्लेट के बीच बनी एयर फिल्म से ट्रांसमिटेड होने वाले सक्सेसिव रेज के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, AT, ATR, ATR स्क्वायर, ATR क्यूब। यहाँ पे R इंक्रीज होता रहेगा, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं R की पावर 0 भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एंड यहाँ पे यदि इंसिडेंट वेव को बाई इज इक्वल आई ओमेगा टी से डोनेट किया जाए, किससे, आई ओमेगा टी से यहाँ पे डोनेट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो फिल्म से ट्रांसमिटेड होकर स्क्रीन पर पहुंचने वाली वेव इस प्रकार शो की जाएंगी, लिखी जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, y1 इज इक्वल ए टी ई की पावर आई ओमेगा टी, y2 इज इक्वल ए टी ई की पावर आई ओमेगा माइनस टी। इसी तरह से इसकी डॉट और y इज इक्वल n तक होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी,
आई इज इक्वल ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आई डेल्टा प्लस आई माइनस आर ई की पावर आई डेल्टा। इसको आप लास्ट लेक्चर है इसका, इसमें आप देख लें एंड ये इसका टोटल सॉल्यूशन है, तो आप इसको कर लें या फिर लेक्चर में देख लें। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे फॉर मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं एंड इसी तरह से हम निकालेंगे मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे हम साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 के लिए बन ले रहे हैं एंड ये निकालेंगे टोटल आई कितनी आएगी, आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये हमारी क्या आ गई, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। शार्पनेस फ्रिंजेस क्या होती है, प्लेट्स की रिफ्लेक्टिविटी जितनी अधिक होगी फ्रिंज की शार्पनेस भी उतनी अधिक होगी। जो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस होती है वो किस पर डिपेंड होती है, प्लेट की रिफ्लेक्टिविटी की, वो कितनी रिफ्लेक्टिविटी से लाइट को वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, कितनी स्पीड से। तो वही जितनी अधिक से उस लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ही अधिक उसकी शार्पनेस होगी। एंड नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। ये एक फॉर्मूला है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस निकालने का, क्या है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये आ गई आपकी विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो हम कंपेरिजन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस के द्वारा प्राप्त फेब्री पैरेट फ्रिंज की तुलना से अधिक शार्प होती है। जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होती है वो फेब्री पैरेट की तुलना में अधिक शार्प होती है। जब लाइट में 2 क्लोज वेवलेंथ होती हैं, जब लाइट में 2 क्लोज वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती हैं, तो फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में प्रत्येक वेवलेंथ अपना सिस्टम ऑफ रिंग उत्पन्न करती हैं। तो फेब्री पैरेट में प्रत्येक वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अपना एक सिस्टम ऑफ रिंग प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं, तथा एक पैटर्न की रिंग दूसरे पैटर्न की रिंग से सेपरेट होती है। सेपरेट होती मीन्स अलग होती है, एक पैटर्न की रिंग दूसरे पैटर्न की रिंग से अलग होती है, जबकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में प्राप्त पैटर्न सेपरेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिंग्स पैटर्न ऑफ रिंग्स होता है वो दूसरे पैटर्न ऑफ रिंग से सेपरेट हो जाता है फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में, बट माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो पैटर्न होता है वो सेपरेट या अलग अलग नहीं होता है। तो बस इनके कंपैरिजन में आपको इतना ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फुल रिवीजन ऑफ यूनिट 1। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।